आज की कहानी की शुरुआत 5 अगस्त 2024 से होती है। कोलकाता का लाल बाजार जो कि बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल लगता है जो कि काफ़ी नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, जिसका नाम है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में तमाम ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में होती हैं। दरअसल 9 अगस्त 2024 को एक ऐसी दर्दनाक कहानी इस हॉस्पिटल से सामने आती है कि आज इस कहानी की चर्चा देश प्रदेश में हर जगह हो रही है। हर देशवासियों के मन में एक बहुत ही गुस्सा है और हर देशवासी ये चाहता है कि इस कहानी में जो पीड़िता है उसे जल्द से जल्द उसके आरोपी को सजा मिले, वो भी कड़ी से कड़ी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे सुनाने में भी सिहरन सी पैदा होती है, बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन कैसे कैसे मानसिकता के लोग हमारे समाज में हैं, इसे जानना भी हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हर महिला, हर लड़की सुरक्षित रह सके। तो कहानी की शुरुआत 5 अगस्त 2024 से होती है। संजय रॉय नाम का एक आदमी जो कि कोलकाता का ही रहने वाला है, 5 अगस्त को कोलकाता से ये बाहर जाता है। पास के ही एक शहर में पुलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी यहाँ पे एक सेमिनार टाइप का कुछ वेलफेयर चल रहा था, जिसे अटेंड करने के लिए ये संजय राय निकला था। संजय रॉय जो है एक तरह का एजेंट मान लीजिए, कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर में ये शामिल था। यानी कि पुलिस ऐसे काम जो कि वॉलंटियर के द्वारा कराती हैं, जैसे भीड़ भाड़ को कंट्रोल में करना, कोई छोटा मोटा मुखबिरी का काम करना, समझ लीजिए कुछ ऐसा ही काम ये संजय रॉय भी कोलकाता पुलिस के लिए किया करता था। कोलकाता पुलिस ने पहली बार 2019 में इस संजय रॉय को अपने आपदा प्रबंधक के रूप में वॉलंटियर के तौर पे शामिल कर लिया था। इसके बाद कुछ दिन ये यहीं पे काम करता है और फिर आगे जाकर ये पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे काम में शामिल होता है जो पुलिस अपने तरीके से वॉलंटियर से कराती है। कुछ दिन फिर ये वहाँ पे काम करता है और फिर उसके बाद इसकी एक तरह से समझिए कि पोस्टिंग हो जाती है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो था, यहाँ पे कॉलेज के पास में ही पुलिस की एक बैरिक है, वहीं पे ये रहा करता था और वहीं से ये हॉस्पिटल में आना जाना करता रहता था। हॉस्पिटल के जितने भी बड़े डॉक्टर थे या फिर जो स्टाफ थे, उनसे पहचान भी अच्छी ये कर चुका था। इस वजह से कई सारे स्टाफ मेंबर इसको पहचाना भी करते थे और इस वॉलंटियर के तौर पे काम करने की वजह से इसको कोलकाता पुलिस के द्वारा थोड़ी रकम भी महीने के तौर पे दी जाती थी। लेकिन फिर भी ये हॉस्पिटल्स में एक तरह से दलाल का भी काम किया करता था। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं मिलती हैं, मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कई सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तो उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, बदले में उनसे थोड़ा पैसा भी लेते हैं। तो ये इस तरह से बिचमानी का भी काम किया करता था। कई सारे पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल में जगह दिला दिया करता था, जिसके बिहाफ पे ये पैसा लेता था। तो ये इसका एक अदर सोर्स ऑफ इनकम था। ये दो काम एक साथ ही ये कर रहा था। अब जब ये वेलफेयर में गया था, पुलिस वेलफेयर में 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त 3 दिन ये वहीं पे था पुलिस वेलफेयर में। 7 अगस्त को फिर ये रिटर्न आता है कोलकाता। 8 अगस्त की रात को ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में फिर से दाखिल होता है। समय कुछ 11 बजे का बज रहा था। ये अंदर हॉस्पिटल में इस मकसद से जाता है कि जितने भी लोगों को इसने वहाँ पे जगह दिलाई थी, जो भी मरीज पेशेंट से, उनसे मिलने के लिए ये इस मकसद से गया था। 11 बजे रात में एक पेशेंट के पास जाता है जिसको हड्डी से जुड़ी हुई कोई परेशानी थी, उसका एक्सरे वगैरह नहीं हो रहा था, तो इसने उसमें मदद भी की और साढ़े 11 बजे तक उस मरीज का एक्सरे वगैरह में मदद करके फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। ये सीसीटीवी रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा इस फुटेज के मिलने के अलावा फिर से ये साढ़े 11 बजे तक बाहर आने के बाद 1.5 घंटे आसपास के क्षेत्र में कहीं घूमता फिरता है।
है। फिर 1 बजे ये आरजिकल मेडिकल कॉलेज में फिर से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद ये जो दूसरा पेशेंट था इसका शायद ऑपरेशन होने वाला था, किसी भी वजह से ये वहाँ पे ऑपरेशन के लिहाज से एडमिट हुआ था और नेक्स्ट डे ही इसके ऑपरेशन की जितनी भी तैयारियां थी वो शुरू हो गई थी। इस वजह से वो उस पेशेंट से मिलता है, उसके अटेंडेंट से भी मिलता है और एक अटेंडेंट उसके साथ यानी कि संजय के साथ इस हॉस्पिटल से बाहर आता हुआ फिर से दिखाई देता है। अब समय कुछ 1 या 1:30 बजे का था। इसके बाद ये दोनों ही बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। हॉस्पिटल से पीछे की तरफ एक रास्ता जाता है, उधर की ओर जाते हैं और वहाँ पे जा करके एक टीला नुमा कोई पत्थर है जहाँ पे बैठ करके ये दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते 3 बज जाती है रात। अब जो इसके साथ में एक पेशेंट का जो आदमी था वो शराब पी रहा था, उसको घर जाना था क्योंकि इनका जो भी वहाँ पे शराब पीने का कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया था। इसके बाद ये पूरा नशे में थे और जो दूसरा आदमी था उसे घर जाना था, वो आसपास में ही कहीं पे शायद रूम लेकर रह रहा था। इसके वजह से संजय जो था उसने ऑनलाइन एक कैब भी बुक कराई और उसे उबर के थ्रू घर भेज दिया, जिसका पेमेंट भी उसने किया। फिर से संजय अब हॉस्पिटल की तरफ आता है, हॉस्पिटल में फिर से एंट्री लेता है और लगभग इस समय 3:15 बज रहे थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद अब वो सोचता है कि आगे क्या करूं, क्योंकि नशे में चूर था, धुत था, तो अब वो सोचता है कि थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूं। अब इस हॉस्पिटल में आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में ऊपर के 3रे महले पे एक सेमिनार हॉल है। इस सेमिनार हॉल में जितनी भी जो मीटिंग्स होती हैं डॉक्टर की वो होती हैं और इसमें लगभग 35 से 40 कुर्सियां लगी हुई, कई सारी मशीनें भी रखी हुई हैं जो शायद मेडिकल परीक्षण में काम आती थी। ये सारी चीज़ें उस रूम के अंदर रहती थी। अब यहाँ पे संजय जाने के बाद, क्योंकि इसका गेट पूरा लगा नहीं रहता था, ताला वगैरह नहीं रहता था, उसे मालूम था चप्पा चप्पा इस हॉस्पिटल का कि कहाँ पे आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, तो वो सीधे 3rd फ्लोर पे जाता है। इस सेमिनार हॉल के मेन गेट को खोलता है और सीधे अंदर चला जाता है। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। संजय के सामने एक लेडीज डॉक्टर होती है जो कि शायद रेस्ट कर रही थी अपने काम से थक करके और उसकी आंख लगी हुई थी, वो सो रही थी। ये जो डॉक्टर थी ये माँ बाप की इकलौती संतान थी। 31 साल की ये महिला डॉक्टर थी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी, जो कि पीजी कर रही थी और पीजी की 2nd ईयर की छात्रा थी। और इसकी जो ड्यूटी थी हॉस्पिटल के अंदर वो नाइट शिफ्ट में थी और काफ़ी दिनों से ये नाइट शिफ्ट कर रही थी। 10 बजे से इसकी ड्यूटी शुरू होती थी, तो इसका जो डेली का जो रूटीन था कि 10 बजे ये हॉस्पिटल आ जाती थी महिला डॉक्टर। 10 बजे ये हॉस्पिटल आती है, अपने 4 दोस्तों के साथ जितने भी अटेंडेंट होते हैं, जितने भी मरीज होते हैं जो उसे देखना था, उन सभी मरीजों को देखते देखते उसको 2 बज जाते हैं। 2 बजे वो अपने अन्य साथियों के साथ जो और 4 उसके साथी उस दिन अलाइंड हुए कलीग्स थे उनके साथ बैठ करके कैंटीन में खाना भी खाती है। खाना खाने के बाद लंच हो जाने के बाद वो शायद ओलंपिक के मैच को भी देखती है और फिर वो थोड़ी थकी सी महसूस करती है। उसके पास उस समय कोई काम नहीं था, फ्री टाइम था, इस वजह से उसने भी सोचा कि क्यों ना 3rd फ्लोर पे जा करके जो सेमिनार हॉल है वहाँ पे रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि अक्सर आमतौर पे डॉक्टर यही करते थे कि वो हॉल जो था वो रेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे जब वो फ्री टाइम में होते थे। अब ये जो महिला डॉक्टर है उसकी डेली रूटीन कुछ ऐसी ही थी। फिर वो ऊपर जाती है 3rd फ्लोर पे और जाने के बाद रेस्ट करने के लिहाज से एक कुर्सी पे बैठ जाती है और फिर वहीं पे उसकी आंख लग जाती है। ये डॉक्टर 3 बजे इस रूम में गई थी और उसकी आंख लग गई थी, वो सो गई थी। और इधर जो संजय था वो 3:15 बजे 3:15 पे इस रूम में एंटर होता हुआ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखाई देता है। अंदर जाने के बाद महिला डॉक्टर को पहली बार जब वो देखता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद वो इस सेमिनार हॉल का गेट अंदर से लगाता है और फिर डायरेक्टली इस महिला डॉक्टर पे हमला करने की कोशिश करता है, इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। महिला डॉक्टर देखने में हट्टी कट्टी थी, बहुत
अच्छे से ताकतवर भी थी, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल अचानक से उठी थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि इस बदमाश से कैसे भी निपटा जाए। लेकिन ये दरिंदा इतना ज़्यादा नशे में था कि महिला डॉक्टर जो स्पेक्स लगाती थी, पहले ये स्पेक्स पे हमला करता है, चश्मे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से चश्मे के जो कांच के टुकड़े होते हैं वो आंखों के अंदर चले जाते हैं, आंख घायल हो जाती है, आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। लगातार महिला डॉक्टर को चुप कराने के लिए, क्योंकि सुनसान था, 3 बजे के बाद की ये घटना है, तो हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग थर्ड फ्लोर पे थे नहीं, गेट भी लगा हुआ था सेमिनार हॉल का, जिस वजह से आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। और लगातार ये जो संजय है वो महिला डॉक्टर पे हमले किए जा रहा था और उसकी आवाज़ बाहर न जाए इसके लिए उसका मुंह भी दबा रहा था। इसके बाद महिला डॉक्टर अपने आप को बचाने की बहुत जद्दोजहद करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो पूरी समरी है उसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा मतलब मेंटली और फिजिकली मजबूत थी, कितना डिफेंड किया इसने अपने आप को। फिर भी इस नशेड़ी ने इतना ज़्यादा उसके शरीर को जख्मी किया कि उसकी मौत भी हो गई, और उसके बाद भी जो ये जाहिल था वो गलत काम इस महिला डॉक्टर के साथ करता चला गया, उनके आबरू को भी लूटता चला गया, और उसे पता भी नहीं लगा कि महिला डॉक्टर कब अपना दम तोड़ चुकी है। ये पूरा जो घटना है ये 3:15 बजे से शुरू हुआ था, और लास्ट जो फुटेज है संजय रॉय की उस कमरे से निकलने की वो लगभग 4:37 की है, 35 मिनट की है, और 4:37 पे वो मेन गेट पे दिखाई दिया था आरजिकल मेडिकल कॉलेज के, मतलब 2 मिनट का फासला था इस सेमिनार रूम से उसको मेन गेट एंट्रेंस की तरफ जाते हुए। लेकिन ये सारी ही घटना का खुलासा कैसे हुआ, अब चलिए ये भी जान लेते हैं। रात को जितने भी स्टाफ थे, यानी जो भी डॉक्टर थे उसके साथ, जो भी उसके दोस्त थे, 3 से 4 दोस्त थे उसके साथ, जो कि रात में ही अलाइंड थे उसके साथ ही यहाँ पे ड्यूटी के लिए, उन सभी के साथ महिला डॉक्टर ने लंच किया। फिर वो आराम करने चली गई क्योंकि उसके पास फ्री टाइम था। उसके बाद सारे ही जो डॉक्टर थे वो भी अपने काम में लग जाते हैं। उन लोगों का ध्यान इस वजह से नहीं जाता है उनकी महिला साथी की तरफ, क्योंकि उन्हें पता था उसके पास फ्री टाइम है और वो रेस्ट करने गई है। फिर बाद में आभास होता भी है कि काफ़ी देर से वो नहीं आई है फील्ड वर्क पे, तो उन्हें ये लगता है कि शायद वो घर चली गई होगी, उसकी ड्यूटी की टाइम ओवर हो गई होगी, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। इधर थर्ड फ्लोर पे ज़्यादा अमूमन लोग जाते नहीं थे रात के टाइम पे, इस वजह से सुबह ही साफ सफाई के वक्त ही कर्मचारी सारे रूम को साफ किया करते थे। लगभग 8:30 बजे के करीब एक ऐसा ही कर्मचारी इस सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है साफ सफाई के मकसद से। जैसे ही वो इस रूम में घुसता है वैसे ही इस रूम का जो दृश्य था उसको देखकर डर कर बाहर भागता है और चीखता चिल्लाता हुआ लोगों को इकट्ठा करता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तब जब इस रूम में जो पहली बार लोग गए थे उनके द्वारा बताई गई जो बयान है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि लड़की एक बेड पे पड़ी हुई थी, इस बेड पे वो बहुत जख्मी हालत में थी, दोनों पैर उसके फैले हुए थे, इसके अलावा उसके आंखों से खून बह रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, चेहरे पे बहुत ज़्यादा जख्म थे और साथ ही उसके पैरों में भी जख्म दिखाई दे रहे थे। क्योंकि पहली ही नज़र में लोगों ने जब ऐसा सीन देखा उन्हें लग गया था कि इस महिला डॉक्टर के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। इसके बाद तुरंत ही जितने भी स्टाफ थे, जो भी वहाँ पे मेंबर मौजूद थे, जो भी डॉक्टर थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। नज़दीकी पुलिस थाने से एक पुलिस की टीम मौका वारदात पे आती है। इस बॉडी को जब चेक किया जाता है, क्योंकि ये सारी घटना हॉस्पिटल में ही हुई थी, डॉक्टर्स ने चेक भी किया और उनकी महिला डॉक्टर की सांसें उखड़ चली थी, सांसें नहीं बची थी। उसके बाद बॉडी को जो पुलिस है वो अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पे जितने भी एविडेंस थे उनको कलेक्ट करने के लिए पुलिस टीम दूसरी बुलाती है। इसके बाद जो भी साक्ष्य थे, सबूत थे जिसके आधार पे आरोपी को पकड़ा जा सकता था, इस बिना पे वहाँ पे जो भी सबूत मिलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेती है। सबूत के तौर पे यहाँ पे एक मोबाइल मिलता है जो महिला डॉक्टर का था, एक लैपटॉप मिलता है, साथ ही एक नेक बैंड मिलता है जो कि म्यूज़िक सुनने के काम आता है। ये सारी ही चीज़ें लेने के बाद एक दूसरी पुलिस की टीम गठित की जाती है। ये दूसरी जो पुलिस की टीम थी ये सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश करती है।
क्योंकि जो सारे ही उसके दोस्त थे, जो कि और सारे डॉक्टर्स थे जो कि अलाइन थे नाइट ड्यूटी में, उन सभी के बयान भी लिए जा रहे थे और उनके आधार पे ही महिला डॉक्टर को किस समय लास्ट बार देखा गया था सही हालत में, उसके आधार पे अब सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है। जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है तो 3 बजे से लेकर के जितने भी फुटेज थे उन्हें निकाले जाते हैं। रात को 3 बजे से जब फुटेज चेक किया जाता है, महिला डॉक्टर इस रूम में जाती हुई दिखाई देती है। कई सारे स्टाफ भी आते जाते इस दौरान दिखाई देते हैं, लेकिन एक बंदा जो संदिग्ध परिस्थिति में इस कमरे के अंदर एंटर करता हुआ दिखाई देता है, ये संजय रॉय था। संजय रॉय जब इस रूम में एंटर कर रहा था, उसके गले में एक नेक बैंड थी, लेकिन जैसे ही वो इस रूम से 3:15 बजे के बाद सीधे डायरेक्टली 4:35 पे वापस रिटर्न आ रहा था, तब वो नशे की हालत में भी दिखाई दे रहा था। नेक बैंड उसके गले में नहीं था। अब इस शक के बिना पे संजय रॉय की अब चिट्ठी थोड़ी सी खंगाली जाती है। स्टाफ को अमूमन पता ही था कि संजय रॉय जो है ये पुलिस के ही अधिकारियों के लिए काम करता है वॉलंटियर के तौर पे, और कई बार ये हॉस्पिटल के पास में ही जो बैरिक है वहाँ पे जाकर के सो जाता है। तो पुलिस ने डायरेक्टली वहाँ जो बैरिक थी वहाँ पे एक टीम भेजी और वहाँ से संजय रॉय को पकड़ लिया, क्योंकि वो ये सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद सीधे बैरिक में जाकर के सो गया था बेखौफ। अब पुलिस ने संजय रॉय को कैसे पकड़ा? पहले सीसीटीवी में उसकी मौजूदगी दिखाई देती है। दूसरी, जब संजय रॉय को पकड़ा जाता है उससे पुलिस पूछताछ करती है, वो पुलिस को बरगलाने की बहुत कोशिश करता है। जब उसके कपड़े देखे जाते हैं कि वो सीसीटीवी में जो कपड़े पहने हुए था वो कहाँ पे है, तो कपड़े धुले हुए मिलते हैं, लेकिन संजय रॉय के गले में जो नेक बैंड थी वो पुलिस के पास मौका वारदात से मिल चुकी थी। इस वजह से ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की उसके मोबाइल से संजय रॉय की कोशिश की गई और पहली ही बार में ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से डायरेक्ट लिंक संजय रॉय से जुड़ता दिखाई देता है। और तीसरा जो कि बहुत अहम और मेन सबूत था वो था कि उसने जूते को वॉश नहीं किया था। जूते के नीचे सोल में ब्लड के स्टेन लगे हुए थे। लिहाजा पुलिस अब संजय रॉय को अरेस्ट करके थाने पे ले जाती है और फिर उससे और भी थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब संजय रॉय से सख्ती से पूछताछ की जाती है तब उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया कि उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है और लगातार वो जो है अपने फांसी की भी मांग कर रहा है। वो पुलिस को कह रहा है कि मुझे फांसी पे लटका दो। इधर जब ये सारा मामला लोगों के सामने आया था तब उस समय पुलिस ने शायद कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी बरती होगी, इस मामले को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन जैसे जैसे लोगों में, कोलकाता के लोगों में ये न्यूज़ फैलती जा रही थी, वैसे वैसे लोग इकट्ठा हो रहे थे, प्रदर्शन शुरू कर रहे थे, धरनाएं दे रहे थे, जिसकी वजह से प्रशासन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ममता बनर्जी जो कोलकाता की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत ही आदेश दिए जाँच के कि लगभग सप्ताह भर के अंदर ये जो केस है उसको पूर्ण रूप से साक्ष्य के साथ पेश किया जाए कि ये मामला क्या है, और अगर पुलिस इसमें नाकाम होती है तो ये जो है सीबीआई के अंडर केस सौंप दिया जाएगा। ऐसा ममता बनर्जी ने भी ऑर्डर पास किया। हाई कोर्ट में तुरंत ही इस पूरे केस की फाइल जो है वो भी चली गई और इस पे भी हाई कोर्ट ने भी यही फैसला लिया कि जल्दी से जल्दी पुलिस इस मामले को निपटाए, क्योंकि इसमें कई सारे राजनीतिक मोड़े भी आ गए, कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने भी बयान देना शुरू कर दिया, जिस वजह से पुलिस पे भी प्रेशर बढ़ती चली गई और हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया कि ये केस जो है सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। तो फिलहाल ये केस सीबीआई के अंडर चली गई है और साथ ही थोड़ी सी इस गुनहगार की भी डिटेल्स आपको देती चलती हूँ जो अब तक के इसके बयान में सामने आई है। ये जो संजय रॉय है ये पहले से ही थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड है और ये जो है 4 शादियाँ कर चुका है। चारों शादी में से इसकी 3 शादी बिल्कुल नाकाम रही, पत्नियां इसको छोड़ के चली गई या किसी वजह से शादी टूट गई। चौथी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी की वजह से और ये काफ़ी हिंसक टाइप का दिमाग का बंदा है। इसने अपनी माँ से, अपनी बहन से भी काफ़ी बार लड़ाई झगड़े किए हैं। इसे शराब पी करके गंदी फिल्मों को देखने का शौक भी है, जिसकी वजह से ये जब भी ड्रिंक करता है ये गंदी पिक्चरें अपने मोबाइल में देखता है। जो मोबाइल बरामद हुई है पुलिस के पास उसमें कई सारे ऐसे वीडियोस पाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिंसक तरीके से हैं और कई ऐसे गंदे फिल्म्स हैं जो कि इसके मोबाइल में इसकी मानसिकता को दर्शाते हैं कि किस तरह के मानसिकता का इंसान था। अब ये पूरा
ही जो मामला है, पूरी जो घटना है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपने सोसाइटी में जितने भी माँ बहनें रहती हैं, जब ऐसी चीज़ों को सुनती हैं तो कोई शायद ही सोच सकता है कि उनके दिमाग पे ये कैसा असर छोड़ जाता है। कई सारी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार का भी भार लिए चलती हैं। जैसे ये महिला डॉक्टर अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बड़े ही मुश्किलों से इसके पिताजी ने यूनिफॉर्म का बिजनेस करके इसको बड़ा किया था। बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छी थी, जिस वजह से इसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, डॉक्टर बनी, अपने परिवार का इकलौता सहारा थी। लेकिन जो सपने देखे थे माँ बाप ने इस बच्ची के साथ, शायद वो थे में चले गए हैं, वो कभी शायद पूरे नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा जख्म भी उनको पूरे जीवन भर के लिए मिला है। इस वजह से ऐसे अपराधियों को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं या फिर शायद हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर भी कोई भी एक सभ्य इंसान ऐसी घटनाओं को सुनता है तो उसके रोए सिहर उठते हैं, खून खौल उठता है, एक अजीब सा गुस्सा होता है मन में। और हर कोई आज इंसाफ की मांग कर रहा है। इस महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इसके गुनहगार को सख्त से सख्त सज़ा मिले, यही मैं उम्मीद करती हूँ। वैसे केस जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है और जल्द ही सीबीआई जो है एक बहुत ही पुख्ता सबूत के साथ चार्जशीट ज़रूर फाइल करेगी कोर्ट के अंदर और इस गुनहगार को इसकी सज़ा जल्द से जल्द ज़रूर मिले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें, पूरा ध्यान रखें अपना। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।